दी लल्लन टॉप शो इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्ट डोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। जब रास्ते मुश्किल होते हैं तो मंजिल पाने की जिद और बढ़ जाती है। बिजनेस आपका जो भी हो, नेक्स्ट डोर हब के साथ अपना ऑनलाइन स्टोर बनाओ बिल्कुल फ्री में और अपना बिजनेस बढ़ाओ। अब घर बैठे नजदीकी दुकान से शॉपिंग होगा आसान। देश का अपना ऑनलाइन मार्केट nextdoorhub.com। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। चीन की सेना पीछे हट गई है। खबर आई है कि दोनों सेनाओं के बीच सहमति बन गई है, लेकिन ये सहमति कितनी मजबूत है, चीन कितना पीछे हटा, क्या हमारा सब इलाका खाली हो गया और लद्दाख की इस घटना के सबक क्या हैं? बड़ी खबर में इस पर विस्तार से बात करेंगे भाजपा की चुनावी रणनीतियों के बारे में भी, अमित शाह के बयानों के बारे में बात करेंगे, देश से जुड़ी कुछ और खबरें रहेंगी, लेकिन सबसे पहले दिन का ये वीडियो। Similarly, you have to write for PBR3, PI3, because again the reactivity now that time you have to see now if it is with PCl3, for example if I write CH3OH plus PBR3। लॉकडाउन में स्कूल बंद हो गए, पढ़ाई बंद नहीं हुई, ऑनलाइन क्लास चल रही है, अटेंडेंस होती है, लेक्चर होते हैं, होमवर्क भी मिलता है। लेकिन इस नई व्यवस्था ने टीचर्स के लिए एक मुसीबत खड़ी कर दी। कैमरे वाला फ़ोन तो ज़्यादातर के पास है, लेकिन ट्राइपॉड सभी के पास नहीं है। पूरे वक्त फ़ोन को हाथ से पकड़ा भी नहीं जा सकता और कुछ चीज़ें बच्चों को बोर्ड पर ही समझानी पड़ती हैं। इस समस्या का हल मौमिता बी नाम की एक टीचर ने जुगाड़ से निकाला। उन्होंने एक कुर्सी, कुछ कपड़ों से बनी चिंदियों और कपड़े टांगने के हैंगर की मदद से अपने फ़ोन को ठीक उस जगह टांग दिया जहां से उनका बोर्ड पूरा नज़र आता है। इसके बाद मैडम ने शुरू की क्लास। मौमिता ने इसका एक वीडियो अपने लिंक्डइन अकाउंट पर डाला। ये वहां पर वायरल हुआ, फिर ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया पर। जानकारी क्या है हमारे पास मौमिता के बारे में? वो पुणे के पास पंचगनी के एक निजी स्कूल में सीनियर लेक्चरर हैं। आपने मौमिता की जुगाड़ टेक्नोलॉजी, उनकी लगन देखी। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले आंकड़े। भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामले हो गए हैं 2,76,583, ठीक हुए 1,35,206 और मौत का आंकड़ा 7,745। पिछले 24 घंटे की बात करें तो मौतें हुई 279, नए मामले सामने आए 9,985, ठीक हुए 5,991 और टेस्ट कितने हुए देश में? 1,45,216। दूसरी सुर्खी दिल्ली से। दिल्ली में केंद्र और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच खींचतान खत्म होने की ओर है। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया था कि कोरोना संक्रमण के दौरान दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के रहने वालों का इलाज हो। इस फैसले को लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने पलट दिया था। दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन है या नहीं, इसे लेकर भी केंद्र और आम आदमी पार्टी में मतभेद थे। अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए और बोले कि वो अस्पतालों पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का फैसला मानने को तैयार हैं। एक अपडेट अरविंद से जुड़ा ये भी आया कल देर रात कि उनकी कोरोना टेस्ट नेगेटिव आई है, मतलब उनको ये बीमारी नहीं है। अरविंद केजरीवाल आज क्या बोले, सुनिए। मेरा अब ये कहना है, केंद्र सरकार ने निर्णय ले लिया, एलजी साहब ने आदेश पारित कर दिया। ये समय असहमतियों का समय नहीं है, ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। एलजी साहब के आदेश को अक्षरशः लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। अब इस पे कोई असहमति नहीं करनी, अब इस पे कोई वाद विवाद नहीं करना, अब इस पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये सब लोग, मैं जितने सरकार के अंदर भी हैं, जितने पार्टी के लोग हैं, मैं सबको मैसेज देना चाहता हूं कि एलजी साहब के आदेश को लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार के निर्णय को लागू किया जाएगा। वैसे केजरीवाल ने अपनी बात में यह भी जोड़ा कि जुलाई के अंत तक दिल्ली में 5.5 लाख कोरोना मामले होने की आशंका है, इसलिए दूसरे राज्यों से मरीज दिल्ली इलाज के लिए आएँ तो दिल्ली को 1.5 लाख बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये उनका अंदाज़ा है। पहले दिल्ली सरकार ने जुलाई के अंत तक 80,000 बेड्स की ज़रूरत बताई थी, इसलिए ये बेहद ज़रूरी है कि केंद्र और दिल्ली
कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। अगली सुर्खी यूपी से। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार सुर्खियों में लौटी कोरोना बीमारी के खिलाफ लड़ाई के लिए नहीं, 9 जून को लाए एक ऑर्डिनेंस के लिए। इसका नाम है यूपी प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020। इसके तहत गौहत्या पर 1 से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, साथ ही 1 से 5 लाख तक का जुर्माना भी लग सकता है। गौहत्या यूपी में अभी भी प्रतिबंधित है और इसके लिए अधिकतम 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। इस नए ऑर्डिनेंस के तहत अगर किसी आरोपी को गौवंश के साथ पकड़ा जाता है तो उसे पशुओं के रखरखाव का खर्च भी देना होगा। 1 साल तक का खर्च लिया जा सकता है। अगर किसी गाड़ी को अवैध तरीके से बीफ ले जाते पकड़ा जाए तो गाड़ी के ड्राइवर और मालिक को भी सज़ा हो सकती है। गौवंश को लाने ले जाने में उन्हें चोट पहुंचे तब भी जुर्माना होगा। अगर दोबारा अपराध करते हुए पकड़े गए तो दोगुनी सज़ा मिलेगी। एक और प्रावधान है, अगर आरोपी भाग जाएं तो सरकार आरोपियों के आस पड़ोस में और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर उनकी तस्वीरें लगा सकती है। इससे पहले यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल लोगों के पोस्टर भी लगाए थे, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की थी। इस अध्यादेश को लेकर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है 2 बातों की। एक, जब यूपी कोविड-19 से जूझ रहा है तब सरकार की प्राथमिकता क्या है, हेल्थ या इस तरह का ऑर्डिनेंस। दूसरी बात, क्या विधानसभा के सत्र का इंतजार नहीं किया जा सकता था। और तीसरी बात, क्या अब योगी सरकार यूपी में आवारा पशुओं की समस्या पर भी उतनी ही फुर्ती से कदम उठाएगी जैसे गोकशी को लेकर किया गया। आवारा पशु सड़कों पर हादसों का कारण बन रहे हैं और किसान तो इनसे खास तौर पर परेशान हैं। तो इससे पहले कि हम शहरों में बैठकर इस मुद्दे पर अपनी राय बनाएं, यदि आप किसी गांव वाले को जानते हैं, किसान को जानते हैं, अपने दोस्त, आस पड़ोसी, उनसे फ़ोन करें और पूछें कि ये आवारा पशु उनके लिए परेशानी का सबब कैसे हैं। तो अब उम्मीद करें कि योगी आदित्यनाथ सरकार आवारा पशुओं को लेकर भी इतनी ही फुर्ती दिखाएगी। अगली सुर्खी जम्मू कश्मीर से है, जहां पर सुरक्षा बल खूब फुर्ती दिखा रहे हैं। बुधवार को जम्मू कश्मीर के शोपियां में एक बार फिर एनकाउंटर हुआ जिसमें 5 आतंकवादी मारे गए। 7 जून के बाद से ये शोपियां में हुआ तीसरा ऐसा ऑपरेशन है। इन 3 ऑपरेशंस के दौरान सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 14 आतंकवादी मारे गए। कश्मीर के महानिरीक्षक विजय कुमार ने इसे हिजबुल मुजाहिदीन के लिए एक बड़ा झटका बताया है। एक सुर्खी भाजपा से जुड़ी है। भाजपा इलेक्शन मशीन कहलाना पसंद करती है। पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। हाल के दिनों में गृहमंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह धड़ाधड़ रैलियां कर रहे हैं ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल में। ये वर्चुअल रैली है, भीड़ इकट्ठा नहीं की जाती। लोग अपने अपने फ़ोन पर या टीवी सेट पर अमित शाह को लाइव सुनते हैं। कुछ जगह कार्यकर्ता जुटते हैं जहां भाषण स्क्रीन पर दिखाया जाता है। शाह रैलियों में कहते हैं कि कार्यक्रम का चुनाव से कोई संबंध नहीं है, ये तो कोरोना संक्रमण के दौर में लोगों से, कार्यकर्ताओं से संवाद है। लेकिन बात अपनी जगह जस की तस रहती है कि इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव हैं, अगले साल पश्चिम बंगाल में, और अमित शाह बार बार इन राज्यों का जिक्र भी करते हैं। बिहार का जिक्र करते हैं, नीतीश कुमार का जिक्र करते हैं, चुनावी मंशा स्पष्ट करते हैं। फिर 8 जून को अमित शाह ओडिशा से जनसंवाद करते हैं, ओडिशा के अपने कार्यकर्ताओं से, और इसमें ये कहते हैं, कुछ वक्रदृष्टा लोग हैं जो विपक्ष के लोग हैं, वो जब सवाल उठाते हैं मैं उनको पूछना चाहता हूं, भैया हमारी तो कहीं चूक भी हुई होगी, मगर निष्ठा हमारी बरोबर थी। हमारी गलती हो ही होगी, हम कहीं कम पड़ गए होंगे, कुछ नहीं कर पाए होंगे, मगर आपने क्या किया? कोई स्वीडन में बात करता है अंग्रेजी में देश के कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए, कोई अमेरिका में बात करता है। आपने क्या किया? इसका हिसाब तो देश की जनता को दो जरा। मैं हिसाब देने आया हूं नरेंद्र मोदी सरकार ने जैसे ही कोरोना की आफत आई, देश के 60 करोड़ लोगों के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज देश की जनता के लिए पहुंचा। आप हमें सवाल पूछते हैं। राजनीति में अपने विरोधी को घेरना आम बात है, लेकिन विपक्ष ने क्या किया वाला सवाल हजम नहीं हुआ। आम समझ यही है कि काम करना सरकार की जिम्मेदारी है और जनता के सवाल उठाना, और सरकार के काम यदि ढीले हैं, गलत हैं, तो उन पर सवाल उठाना विपक्ष की। आपदाओं में भी सरकार को ही आगे आना होता है, वही सर्वशक्तिमान होती हैं। जनता ने उन्हें ही चुना होता है, संविधान ने उन्हें ही शक्तियां दी होती हैं। आज़ाद भारत के 73 सालों में 11 बरस बीजेपी का प्रधानमंत्री रहा। अमित शाह वाले तर्क से जाएं तो बीजेपी को भी बताना चाहिए कि वो 62 साल क्या कर रहे थे, चीन के युद्ध में वो कहाँ लड़े, या फिर पूर्वी पाकिस्तान वाले युद्ध में। लेकिन हम इस वॉट अबाउटरी में नहीं पड़ेंगे।
सरकारों को चाहिए कि वो सवाल पूछने से ज़्यादा ऊर्जा जवाब देने में लगाएं, क्योंकि सत्ता में वो हैं तो जवाबदेही उनकी है। बाकी अमित शाह चाहें तो मुस्कुरा सकते हैं कि अगर विपक्ष कुछ नहीं कर रहा है तो ये उनकी पार्टी के लिए अच्छी ही खबर है। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। भारत और चीन के बीच एलएसी पर महीने भर से तनाव चल रहा है। अब वहाँ तो तनाव कम हुआ, लेकिन इस मसले को लेकर सियासत में तनाव बढ़ गया। पहले सीमा पर क्या हो रहा है ये जानते हैं, फिर सियासत पर लौटेंगे। 6 जून को भारत और चीन की सेना के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। इसका असर दिखा 9 जून को। सरकारी सूत्रों के हवाले से खबरें आई कि भारत और चीन के बीच कुछ तनाव कम हुआ है और सेनाएं पीछे भी हट गई हैं। सेनाएं कहाँ पीछे हटी, ये समझने से पहले ये समझिए कि झगड़ा कहाँ था। 6 जून वाली बैठक में एलएसी के वेस्टर्न सेक्टर में यानी लद्दाख वाली सीमा पर झगड़े की 5 जगहें तय हुई थी। गालवान घाटी में 3 जगहें, पीपी यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17, इसके अलावा पेंगोंग झील और चुशुल। अब सूत्रों के मुताबिक गालवान के कुछ हिस्सों में और हॉट स्प्रिंग इलाके में सेनाओं की तैनाती कम हुई है। चीनी सेना ने अपने कुछ टेंट्स हटा लिए हैं और टुकड़ियां भी उसकी पीछे हट गई हैं। सैन्य वाहनों को भी पीछे किया गया है। गालवान घाटी में कहीं कहीं तो चीनी सेना 2 से 3 किलोमीटर पीछे चली गई है। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी ना तो भारत की तरफ से और ना ही चीन की तरफ से आई है। सेनाएं पीछे हटी ज़रूर हैं, लेकिन झगड़ा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। ज़्यादा झगड़ा है पेंगोंग झील को लेकर। पेंगोंग झील पश्चिम से पूर्व की तरफ करीब 135 किलोमीटर लंबी है। इसके उत्तरी किनारे की तरफ LAC रिज या पहाड़ी चोटियों के हिसाब से चिन्हित है। इन रिज या पहाड़ी चोटियों को फिंगर कहा जाता है। पश्चिम से पूर्व की तरफ फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक है। भारत के हिसाब से LAC फिंगर 8 से होकर गुजरती है और चीन का इलाका वहीं तक है, लेकिन भारत भी पेट्रोलिंग सिर्फ फिंगर 4 तक करता है। 5 मई को चीन की सेना फिंगर 4 तक आ गई, यानी 8 किलोमीटर अंदर फिंगर 8 से फिंगर 4 तक भारत के इलाके में आ गई। झगड़ा इसी बात का है। भारत की मांग है कि यथास्थिति बहाल हो, यानी चीनी सेना वापस लौटे और फिंगर 8 से आगे का इलाका खाली करे। इसके अलावा गालवान घाटी में भी कुछ जगहों को लेकर झगड़ा है। गालवान घाटी में गालवान और श्योक नदी के संगम से होकर भारत की सड़क गुजरती है। इस सड़क का नाम है दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी यानी DSDBO रोड। इस सड़क को लेकर भी चीन की आपत्ति है। खबर यह है कि भारत ने चीन को साफ कर दिया है कि वो दौलत बेग ओल्डी तक जो सड़क तैयार हुई है उसका काम बंद नहीं करेगा, क्योंकि ये भारत के ही इलाके में पड़ती है। अब जो झगड़े की जगह है उसको लेकर दोनों तरह की सेनाओं के बीच अगले 10 दिन तक बैठक होंगी। ये बैठक कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल के स्तर की होंगी। जैसे आज यानी 10 जून को दोनों के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत गालवान इलाके में होना तय था। अब तक हुए डिसएंगेजमेंट का क्या मतलब है और अब कितना झगड़ा बचा है, इस पर हमने बात की डिफेंस एक्सपर्ट सुशांत सरीन से। जो अभी तक की खबरें हैं उससे ये पता चल रहा है कि एक एग्रीमेंट हुआ है, एक समझौता हुआ है कि जो फौजें आमने सामने आई हुई थी वो पीछे हटेंगी और ऐसी लोकेशंस पे जाएंगी जिससे एक दूसरे को खतरा या आक्रमण का जो खतरा था, जो व्यतीत हो रहा था, वो नहीं रहेगा। ये इसका एक प्रोसीजर होता है, मोडालिटीज़ वर्कआउट की जाएंगी कि किस तरीके से कौन पहल करेगा, कौन कितना हटेगा, फिर दूसरा आदमी क्या करेगा, और यही सब जो चीज़ें हैं इन्हीं को सुलझाने के लिए जो अगली 3 या 4 मीटिंग्स की बात हो रही है वो इसी करके होगी। दोनों सेनाओं में सरहद पर जो तनाव कम हो रहा है, लेकिन इस मुद्दे से सियासत में तनाव कम नहीं हो रहा। गर्मी आ गई है राजनीति में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार जानकारी छिपा रही है। चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, सरकार बता नहीं रही है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि लद्दाख में चीन ने भारत का इलाका ले लिया और प्रधानमंत्री इस पर चुप हैं, वो सीन से ही गायब है। राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान को लेकर भी तंज किया। 7 जून को एक वर्चुअल रैली में अमित शाह ने कहा था कि पूरी दुनिया को मालूम है कि अमेरिका और इजराइल के अलावा कोई देश अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है तो वो भारत है। इसके जवाब में राहुल गांधी ने तंज करते हुए ट्विटर पर लिखा, सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। राहुल के तंज का जवाब दिया देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह ने लिखा, मिर्जा गालिब का शेर थोड़ा अलग अंदाज में, हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए।
राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि भारत चीन सीमा विवाद पर क्या हो रहा है। मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहूंगा कि संसद में इस बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। इसके जवाब में राहुल गांधी ने फिर पूछा कि क्या चीन ने लद्दाख में भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है, और अब की जवाब आया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी की तरफ से। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि 1959 में पंडित नेहरू ने संसद में खुद कबूल किया था कि लद्दाख के इलाके में चीन ने रोड बना ली, और हमें बरसों बाद पता चला नरेंद्र मोदी की सरकार 1 इंच भी ज़मीन नहीं देगी। तो सच्चाई क्या है, ज़मीन गई या नहीं? राहुल पर पलटवार का दूसरा मोर्चा खोला लद्दाख के सांसद जामयांग शेरिंग नामग्याल ने। उनके मुताबिक कांग्रेस शासन के दौरान साल 1962 में चीन ने 37,244 वर्ग किलोमीटर के अक्साई चिन इलाके पर, जो भारत का हिस्सा था, कब्जा कर लिया। 2008 में यूपीए सरकार के दौरान चुमूर इलाके में 250 किलोमीटर के एरिया पर कब्जा किया गया। 2008 में ही चीनी सेना ने डेमजोक में जोरावर फोर्ट को ढहाकर अपना ऑब्जर्विंग पॉइंट बनाया। कांग्रेस और बीजेपी के बीच ट्विटर वाला ये वॉर चल रहा है। सीमाओं का मसला देश की सुरक्षा से जुड़ा है। हर बात पब्लिक में नहीं आती, लेकिन जो चीज़ें पब्लिक में हैं वो आपको बता देते हैं। 1962 के युद्ध में चीन ने अक्साई चिन पर कब्जा किया, करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया पर कब्जा किया। इसके अलावा पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन, जो साल 2013 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन थे, उन्होंने भी अपनी एक रिपोर्ट दी यूपीए के दौरान। वो लद्दाख गए थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा कि लद्दाख का 640 वर्ग किलोमीटर का एरिया हमने खो दिया है। इसके अलावा लद्दाख के स्थानीय लोग भी इस बात की शिकायत करते हैं कि उनके घास के मैदान, जहां वो गर्मियों में भेड़ चराने जाते थे, वहां चीन ने कब्जा कर लिया है। यानी 1962 के बाद भी चीन भारत की ज़मीन दबाने की फिराक में है। तो कांग्रेस सवाल पूछे, लेकिन जब पलट कर सवाल आए तो उनके जवाबों के लिए भी तैयार रहे। फिलहाल हम सुनते हैं अपने डिफेंस एक्सपर्ट का एक और बयान। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का इस तरीके के ऊपर बाण जो वो दाग रहे हैं अभी सरकार के ऊपर, मेरे ख्याल उसमें एक जिसे अंग्रेजी में कहेंगे डिसइंजेन्युइटी जरूर है। क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी का शासन था, खास तौर पर से 2004 और 2014 के बीच में, तो उस जमाने में बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जिस पर चीनियों ने घुसपैठ की। मैं ये मानता हूं कि वो विवादित एरियाज थे, लेकिन वहां पर चीन ने घुसपैठ की और वहां पर उन्होंने अपना एक परमानेंट जमावड़ा बना दिया है। चीन फिलहाल के लिए पीछे हट गया लगता है, लेकिन जैसा कि हम डोकलाम से पहले और बाद में भी देखते आए हैं, हर विवाद के साथ चीन ने अपनी स्थिति मजबूत की है। राष्ट्रीय सुरक्षा एक अहम काम है, लेकिन इसे ढाल बनाकर न पहले और न अब की सरकारें जनता को ये बताने से चूक सकती हैं कि लद्दाख में असल में क्या हुआ था। क्या चीन ने वाकई अक्साई चिन के अलावा भी ज़मीन पर कब्जा किया है? वो खबरें कहाँ से आती हैं जिनमें विशेषज्ञ दावा करते हैं कि इतने वर्ग किलोमीटर ज़मीन चीन के कब्जे में चली गई? आरोप प्रत्यारोप से ज़्यादा ज़रूरी इन सवालों के जवाब देना भी है। सरकार चाहे विपक्ष के जवाब न दे, लेकिन जनता के प्रति उसकी जवाबदेही तो बनती ही है। जो संवेदनशील है वो ना बताएं, लेकिन जो ज़रूरी है वो ज़रूर बताएं। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। जाने से पहले आपके एक सवाल का जवाब भी देते जाते हैं। सवाल कि ये सब कब खत्म होगा? इस सवाल का जवाब अशोक वाजपेयी की इस ललन टॉप कविता यानी लटक में है, जिसका शीर्षक है कितने दिन और बचे हैं। कोई नहीं जानता कि कितना समय और बचा है प्रतीक्षा करने का, कि प्रेम आएगा एक पैकेट में डाक से, कि थोड़ी देर और बाकी है कटहल का अचार खाने लायक होने में, कि पृथ्वी को फिर एक बार हरा होने और आकाश को फिर दयालु और उसे फिर विगलित होने में अभी थोड़ा सा समय और है। लटक लल्लन टॉप की नई पेशकश। यदि आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं तो इस पन्ने पर ज़रूर जाएं। यहाँ पर आपको किस्से, कहानियाँ, कॉमिक एक्ट सब मिलेगा। यदि आप भी कलाकार हैं तो आपके लिए लटक ही उपयुक्त मंच भी है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।